Good morning, students. Now, in the second chapter of geography, today we will discuss the natural resources, particularly land and soil. Okay, as I already told you, that natural resources are those resources which we get directly from the nature. Okay, and here we discuss particularly land and soil. Here, okay. Now, as you know, the among the Earth's major domains, the hydrosphere covers 71% of the area, and the next 29% is the lithosphere. So students, ये lithosphere जो है ये हमारा 29% एरिया ही कवर करता है। लिथोस्फीयर का मतलब लैंड, जितने एरिया में लैंड होता है इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। बट द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज द सॉलिड अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द सॉइल। ये इसके साथ सॉलिड अपर क्रस्ट होता है जिसके साथ सॉइल भी मिली होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा कि कौन कौन से इसमें चीज़ें जुड़ी होती हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द definition of the land. Land is a natural resource of the utmost importance to man and most living being. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या सेटलमेंट बनाना हो, सारी एक्टिविटीज़ हमारा जो बेस होता है वो लैंड ही होता है। Land support economic activities like agriculture, pastoral farming. Pastoral means जो हम डेयरी फार्मिंग या उनको जानवरों को रखने के लिए जो चरागाह होते हैं उनको पास्टोरल फार्मिंग कहा जाता है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर लैंड पर ही परफॉर्म करते हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ आर कनेक्टेड विद द लैंड। ये माइनिंग और इंडस्ट्रीज जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये सब लैंड पे ही होती हैं। So student, we built our shelter and houses on the land with minerals we obtain from it. हम जो मिनरल्स इसी लैंड से ही पाते हैं उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर सेटलमेंट भी क्रिएट करते हैं। सो इसका यूज़ हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस लैंड फॉर्म्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। हियर on the basis of their specific feature we classify the land into different land forms. ये लैंड भी कई इसके फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग, और उनके बेस पर हम इनके फीचर्स के बेस पर इनको 3 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एंड दीज आर माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स। ओके, और भी बहुत सारे इनके फीचर्स होते हैं जिसका लैंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट इनको हमें मेनली इन्हीं फीचर्स पर डिस्कस करना होगा, माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स। एंड दीज फीचर्स रियली फीचर इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। और इसी वजह से चाहे अगर वो माउंटेन है तो वहाँ अलग तरीके की लाइफ स्टाइल और एक्टिविटीज़ होंगी, प्लेटो है तो वहाँ पर भी अलग तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेटलमेंट्स होंगे। एंड सेम वे प्लेन्स में भी अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। रिमोट माउंटेन्स विद डिफ़िकल्ट टेरेन हैव अनइवन प्लेटो सरफेस, डेजर्ट एंड स्वैम्पी लैंड मेक लाइवलीहुड डिफ़िकल्ट। अगर फीचर्स ऐसा है, माउंटेनस है, बहुत ही ऐसे नहीं हो सकता आसानी से, और अनइवन रफ सरफेस है तो वहाँ पर जो जीवन होगा बहुत ही टफ होगा। एंड देयर लैंड यूज इज़ लिमिटेड एंड हेंस दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। और ऐसे रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रॉड लो लाइंग प्लेन्स ड्रेन्ड बाय रिवर, ऐसे रिवर्स या ऐसे रिवर प्लेन्स जो
थोड़ा सा उनका जो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वो एसेसिबिलिटी बेटर होती है, फर्टाइल रीजन होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो जनरली अगर इसको डिस्कस किया जाए तो जो माउंटेनस रीजन होते हैं वो फॉरेस्टेड रीजन्स होते हैं, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती है। इवन वहाँ पर जो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटो रीजन। प्लेटो, एज यू नो वेल, दे आर हार्ड एंड ओल्ड रॉक्स। वहाँ पर फर्टिलिटी तो नहीं होती उतना ज़्यादा, बट उसका मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन प्लेटोज़ में। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर सेटलमेंट्स या पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी और इंडस्ट्रीज़ के कारण कुछ पॉपुलेशन ज़रूर होगी वहाँ पर। ओके, सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटो काफ़ी बेटर प्लेसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स में नो डाउट उतने ज़्यादा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल्स तो नहीं मिलते हैं, बट जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और कंपैरेटिवली इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सो स्टूडेंट्स, मूविंग अहेड, एंड नाउ वी यूज़ द डिस्कस द लैंड यूजेस। अब हम लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर डिस्कसिंग इट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैंड यूज़। लैंड यूज़ होता क्या है? ओके, सो हियर लैंड यूज़ is a quality of land for that purpose, different purposes, the people using that particular area of land। हम उस क्वालिटी पे डिपेंड होकर के कैसी क्वालिटी है लैंड की या सॉइल की, और फिर उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्लेटो में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो हम लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ परसेंटेज उसका फॉरेस्टेड होता है, कुछ कॉमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, कुछ में एग्रीकल्चर होता है, कुछ बैरन एंड वेस्ट लैंड होते हैं और कुछ ऐसे फॉलो लैंड भी जो परती पड़े होते हैं, उनमें कुछ गैप करके हम वहाँ पर एग्रीकल्चर या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। और जहाँ पर ऐसे एरियाज़ नेट सोन एरियाज़ कहे जाते हैं जहाँ पर प्योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फर्टाइल रीजन होता है और जहाँ पे कुल बुआई का क्षेत्र होता है और उसको हम लोग ये यूटिलाइज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन जो किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड लैंड यूज़ पैटर्न, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ दीज लैंड फॉर इन डिफरेंट रेशियोज़ एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वो अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इसको यूटिलाइज़ करते हैं। हियर आर मैनी फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लैंड यूज़। ये कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये जिसके आधार पर हमें लैंड यूज़ डिसाइड करना होता है। नाउ, लोकेशन एंड एसेसिबिलिटी ऑफ द एरिया। अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन बेटर है, पर्टिकुलर लोकेशन अगर अच्छी है और वहाँ एसेसिबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन या सेटलमेंट ये ज़्यादा होंगे। रिलीफ नेचर ऑफ रॉक एंड स्लोप ऑफ द लैंड। यस, ये रिलीफ कैसा है, बनावट कैसी है, संरचना जिसे कहा जाता है, माउंटेनस है, प्लेटो है या प्लेन है, या स्लोप कैसा है। बहुत ज़्यादा स्लोप होगा तो वहाँ पर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और जितना स्लोप कम होता जाएगा, प्लेन होता जाएगा, वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रीज़ भी उसी बेस पर वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगी। टाइप ऑफ सॉइल, नो डाउट अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ ज़्यादा होंगी, और इनफर्टाइल है, डिज़र्टेड एरिया है, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी और फिर वो वेस्ट लैंड की तरह से उतना यूज़ में नहीं आ पाएगा।
नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, यहाँ पर अगर जैसे जैसे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने अकॉर्डिंग उस लैंड का यूज़ करते हैं। जैसे अब माउंटेनस रीजन में भी हम टेरेस फार्मिंग करते हैं। ओके, इवन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पोलर एरियाज़ में भी यूज़ करके हम वहाँ पर माइनिंग के थ्रू ड्रिल माइनिंग करके वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकाले जाते हैं। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आधारभूत सुविधाएं वहाँ पर हैं या नहीं। अगर वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी अगर पूरी तरह से वहाँ अवेलेबल है तो आसानी से वहाँ पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, that is land utilization in India. Yes, here in India the cultivable land is much, but अगर अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो फॉरेस्टेड लैंड है वो कम है। अगर जो एक परफेक्ट रेशियो माना जाता है वो 33% माना जाता है कि वो 33% होना चाहिए टोटल कंट्री के एरिया का, लेकिन हमारे कंट्री में 22% ही फॉरेस्टेड एरिया है। ओके, एंड ऐसे ही बट मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर हियर। एग्रीकल्चर के लिए हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा। लैंड ओन्ड बाय द हियर, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि लैंड का यूज़ इस पर भी डिपेंड करता है कि ओनरशिप किसकी है। ओके, अगर हमारी प्राइवेट लैंड है तो हम उसका अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। प्राइवेट लैंड का मतलब यहाँ पर इफ़ लैंड इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल के थ्रू वो लैंड पे ओनरशिप है तो उसको हम प्राइवेट लैंड बोलेंगे। और किसी गवर्नमेंट या कम्युनिटी का अगर कंट्रोल है जिसको सभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो इसे कम्युनिटी लैंड कहा जाता है। ओके, नाउ अब ये यूटिलाइजेशन तो ज़रूरी है हमारा क्योंकि एक रिसोर्स है लैंड, बट स्टूडेंट because of the expansion of the agricultural and constructional activities, major threat to the environment are, अब ह्यूमन बीइंग की जो ग्रीड है उसको पूरा करने के लिए वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज का। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वैसे वैसे इन रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ता जाता है और कई तरह के थ्रेट्स क्रिएट हो जाते हैं। द फर्स्ट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड होने लगती है, जो क्वालिटी ऑफ लैंड होती है वो कम होने लगती है। लैंड स्लाइड्स, माइनिंग और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे जो सॉइल कट करके बहुत दूर तक बह जाती है, दैट इज़ लैंड स्लाइड्स। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके मिनरल हैं, जो कंटेंट्स हैं वो कम होने लगते हैं और इससे डिफॉरेस्टेशन होने से भी रेन के थ्रू जो फर्टाइल ऊपर लेयर होती है वो कट के बह जाती है। इन सब को हम सॉइल इरोजन में कंसीडर करते हैं। ऐसे ही डिज़र्टिफिकेशन भी होता है। अगर वाटर लेवल बहुत ही लो है, फॉरेस्टेड एरिया नहीं है, तो हम वहाँ पर धीरे धीरे वो डिज़र्टिफिकेशन, डिज़र्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं और वहाँ पर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर हम अपने इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करें तो बेटर तरीके से ये हमें डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स अवेलेबल होता रहेगा। नाउ आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है। ओके, और टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।